हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ने वाले हैं और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी जरूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग समझते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली होती है। तो यहाँ पर देखो, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स का ट्रेड किया जाता है, यानी कि उनको खरीदा और बेचा जाता है। डेफिनेशन देखो, फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आर बॉट एंड सोल्ड। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के क्या क्या फंक्शन होते हैं? तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है रेजिंग कैपिटल। तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हमारे जो बिजनेसमैन है, जो गवर्नमेंट है, वो डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड को इश्यू करके जो है वो फंड रेज कर सकते हैं, जिससे वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पाते हैं। उसके बाद है लिक्विडिटी। फाइनेंशियल मार्केट का काम होता है लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, ताकि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो आसानी से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की सेल परचेज जो है वो कर सके, ताकि उनकी एसेट की वैल्यू में कोई भी गिरावट ना आए। उसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मार्केट जो है बेसिकली हमें कई सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि डेरिवेटिव ऑफर करता है, जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट जो रिस्क होते हैं उनको मैनेज कर पाते हैं, उनको मिटिगेट भी कर पाते हैं। जैसे कि जब आप किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से, इंटरेस्ट रेट में चेंज आने की वजह से आपकी एसेट की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाती है, जिससे आपको लॉस होता है। तो इस लॉस को, इस रिस्क को आप डेरिवेटिव की हेल्प से आसानी से मैनेज कर पाते हो। उसके बाद है एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है बेसिकली हमारे इकोनॉमी के अंदर जितना भी फंड्स वगैरह होता है, उनको डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज और सेक्टर में एलोकेट करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। क्योंकि देखो, जिनके पास एक्सेस में फंड होता है वो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब जो हमारे बॉर्वर्स हैं उस फंड को जो है यूज करते हैं अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है इन्वेस्टर्स को काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिससे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मोटिवेट होते हैं और ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स करते हैं, ताकि वो इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न जो है वो कमा पाए। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइस डिस्कवरी। फाइनेंशियल मार्केट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है प्राइस डिस्कवरी। इसके अंदर बेसिकली हमारे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ट्रेड किए जाते हैं, उसके प्राइस को जो है वो डिस्कवर किया जाता है, जिसके ऊपर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की ट्रेडिंग जो है वो की जा सके। अब देखो, प्राइस डिस्कवरी को कई सारे फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं, यानी कि किसी एसेट का प्राइस कितना होगा वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, तो देखो, अगर किसी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो सप्लाई है वो ज्यादा है और डिमांड जो है वो कम है, तो उसका जो प्राइस होगा वो कम होगा। क्या होगा? प्राइस जो है वो कम होगा, क्योंकि बेचने वाले ज्यादा है, खरीदने वाले कम है, जिससे सप्लायर्स के बीच में कंपटीशन होगा और वो कम प्राइस ऑफर करेंगे ताकि उनके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो सेल हो जाए। इसके ऑपोजिट, अगर यहाँ पर डिमांड ज्यादा है किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की और सप्लाई कम है, तो इस केस में जो प्राइस होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि बायर्स के बीच में कंपटीशन होगा और वो ज्यादा प्राइस ऑफर करने के लिए तैयार होंगे। उसके बाद है एटीट्यूड टू रिस्क। अब देखो, किसी भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक ऐसे जिनको रिस्क लेना पसंद होता है और एक ऐसे जिनको रिस्क लेना पसंद ही नहीं होता है। अब जिनको रिस्क लेना पसंद होता है वो रिस्की एसेट्स के लिए हायर प्राइस पे करने को रेडी होते हैं, जिससे एसेट्स के प्राइस जो है वो हाई फिक्स किए जाते हैं। और ऐसे इन्वेस्टर जो कि रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं, वो लेस पे करते हैं, कम पे करते हैं रिस्क एसेट के, जिससे प्राइस जो है वो कम डिटरमाइन होता है। उसके बाद है मार्केट लिक्विडिटी। अगर मार्केट के अंदर अच्छी खासी लिक्विडिटी है तो इससे प्राइस जो है वो एक्यूरेट डिटरमाइन होता है, क्योंकि देखो, जब ट्रेडिंग ज्यादा से ज्यादा होगी, ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से पता कर पाएंगे किसी भी एसेट की, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है, और उसके बिहाफ पर हम एक्यूरेट प्राइस को डिटरमाइन कर पाएंगे। उसके बाद है अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। इन्वेस्टर के पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है? जैसे कि अगर इन्वेस्टर के पास अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, जैसे कि कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड किया जा रहा है, क्या प्राइस है उनका, कितना रिस्क है, कितना रिटर्न है, तो वो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग जो है वो कर पाएंगे। उसके बाद है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है? जैसे कि अगर प्रॉपर ऑप्शन वगैरह यहाँ पर किए जा रहे हैं तो प्राइस एक्यूरेट यहाँ पर डिटरमाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मार्केट रेगुलेशन क्या है? गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे कि आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करता है, इंटरेस्ट रेट की वजह से प्राइसेस में भी चेंज जो है वो आता है। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जैसे कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ये भी डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का प्राइस जो है वो कितना होगा।
नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट के कंपोनेंट या फिर फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स की। पहली जो हमारी टाइप है फाइनेंशियल मार्केट की वो है मनी मार्केट। मनी मार्केट एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट होती है जहां पर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड किया जाता है, जिनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 साल से कम के लिए होता है। यानी कि अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए लैंडिंग करनी है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए बोरविंग करनी है तो मनी मार्केट उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, वहां पर वो बोरविंग और लैंडिंग जो है वो कर सकते हैं। अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो नॉर्मली कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल और कमर्शियल पेपर, ये कुछ कॉमन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि मनी मार्केट के अंदर ट्रेड किए जाते हैं। इंडिया के अंदर मनी मार्केट को रेगुलेट करने का काम जो है वो आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर इशू किए जाते हैं। तो नॉर्मली देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंपनीज और गवर्नमेंट यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है इशू करते हैं मनी मार्केट के अंदर, ताकि वो फंड रेजिंग जो है वो कर पाए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इशूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हमारे यहाँ पर मतलब क्या है, बैंक, क्योंकि नॉर्मली बैंक यहाँ पर ज्यादातर मनी मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट जो है वो करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी की। ठीक है, तो इन तीनों इंस्ट्रूमेंट का यूज तब किया जाता है जब दो बैंक आपस में लैंडिंग और बोरिंग जो है वो कर रही होती है। जैसे कि एग्जांपल के मान के चले, एक एबीसी बैंक है और यहाँ पर एक एक्सवाइजेड बैंक है। एबीसी बैंक के पास जो है वो एक्सेस में फंड पड़ा हुआ है जिसको वो लोन देना चाहते हैं, यानी कि लैंडिंग करना चाहती है, और इसके पास फंड्स की कमी है जिसकी वजह से ये यहाँ पर बोरविंग करना चाहती है। ठीक है, तो एबीसी लैंडिंग करना चाहती है और एक्सवाइजेड बोरविंग करना चाहती है। ठीक है, तो इस केस में अगर ये मनी मार्केट में बोरविंग और लैंडिंग करना चाहते हैं तो वो कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी का यूज जो है वो कर सकती है। अगर देखो इन बैंकों को एक दिन के लिए लैंडिंग और बोरविंग करनी है तो वो यूज करती है कॉल मनी। जैसे अगर इसे सिर्फ एक दिन के लिए लोन देना है और इसे सिर्फ एक दिन के लिए बोरो करना है तो वो कॉल मनी का यूज कर लेगी। उसके बाद है नोटिस मनी। अगर इनको जो लैंडिंग और बोरविंग है वो 2 से लेकर 14 दिन तक करनी है तो वो नोटिस मनी का यूज कर लेगी। अगर 14 दिन से लेकर 1 साल तक का करना है तो वो टर्म मनी का यूज जो है वो कर लेगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रेपो। अगर हमारी जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको यहाँ पर आरबीआई से बोरो करना होता है तो वो रेपो का यूज करते हैं। रेपो बेसिकली क्या है, यहाँ पर एक ऐसा रेट है जिसके ऊपर कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से अपनी सिक्योरिटीज को सेल करके जो है वो फंड रेज करती है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का यूज करके जो बैंक्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो बिजनेसेस हैं, उनसे जो है वो फंड रेजिंग करती है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बेसिकली एक तरह का एफडी ही होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं और उस टाइम के पीरियड के बाद इंटरेस्ट समेत बैंक आपका पैसा जो है वो वापस कर देता है। पर नॉर्मली एफडी और सीडी में डिफरेंस क्या है, तो एफडी लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, जैसे कि 5 साल 10 साल, पर सीडी जो है उसका जो मैक्सिमम टेन्योर है वो 1 साल का ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मीनिंग देखो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन डीमेटलाइज फॉर्म। तो ये बेसिकली डीमेटलाइज फॉर्म यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वो इशू किया जाता है। इंडिया के अंदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है सीडी को इशू कर सकते हैं। हालांकि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तभी इशू करेंगे जब आरबीआई उनको परमिशन जो है वो देगा। उसके बाद जो सीडी है वो हमेशा डिस्काउंट प्राइस पे इशू किए जाते हैं और पार वैल्यू पे रिडीम किया जाता है। इनका मतलब पहले समझ लेते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पर एक सीडी है जिसका जो फेस वैल्यू यानी कि एमआरपी है कितना है, 100 है, तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पार वैल्यू कहते हैं। और सीडी हमेशा पार वैल्यू से कम प्राइस पे इशू किए जाते हैं, जैसे कि 90 रुपए पे 10 रुपए का यहाँ पर क्या हो जाता है, डिस्काउंट हो जाता है। और जब ये रिडीम किया जाता है यानी कि बैंक जब आपका पैसा वापस करेगा तो ये पार वैल्यू पे होता है, यानी कि आपको पूरे 100 रुपए मिलेंगे और ये 10 रुपए आपका क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। अगर हम टेन्योर की बात करें तो 7 दिन से लेकर 1 साल तक का इसका टेन्योर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इशूड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यहाँ पर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं। पहला होता है ट्रेजरी बेस। ट्रेजरी बेस को नॉर्मली हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर इशू करते हैं ताकि वो शॉर्ट टर्म के लिए फंड रेज जो है वो कर पाए। ड्यूरेशन के बेस पर ट्रेजरी बेस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 91 डे, 82 डे और 364 डे। यानी कि एक होता है जिसका मैक्सिमम ड्यूरेशन मेच्योरिटी पीरियड 91 डे होता है, एक का 82 डे होता है, एक का 364 डे होता है। ट्रेजरी बिल भी सीडी के जैसे ही डिस्काउंट प्राइस पे इशू किए जाते हैं और पार वैल्यू पे रिडीम किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैश मैनेजमेंट बिल्स की। तो देखो, कैश मैनेजमेंट बिल भी यहाँ पर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको टेम्परेरी मिसमैच जो होता है कैश फ्लो के अंदर गवर्नमेंट का, उसे पूरा करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि टेम्परेरी बेस पे हो सकता है कि हमारी जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो ज्यादा है, यानी कि हमारे जो गवर्नमेंट का जो खर्च है वो ज्यादा हो गया है उसकी रेवेन्यू से, तो ये जो टेम्परेरी बेसिस पे मिसमैच आया होता है इसको कवर करने के लिए
गवर्नमेंट जो है कैश मैनेजमेंट बिल्स को इशू करती है। जो कैश मैनेजमेंट बिल्स है इसको पहली बार 2010 में इशू किया गया था और इसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 90 डेज से कम का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इशूड बाय कंपनीज। तो जो कंपनीज है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करती है जिसका नाम है कमर्शियल पेपर। इसको 1990 में जो है इशू किया गया था और ये एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो आपको कोई भी सिक्योरिटी जो है वो नहीं मिलती। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी यहाँ पर मिलती है, पर ऐसा आपका कंपनीज के केस में नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मेच्योरिटी पीरियड की यहाँ पर बात करें तो 15 डेज से लेकर 1 ईयर तक का होता है और ये भी डिस्काउंट प्राइस पे इशू किए जाते हैं और पार वैल्यू पे रिडीम जो है वो किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर रेपो। क्या है हमारा रेपो? अब ये रेपो रेट नहीं है जो हमने आगे डिस्कस किया, वो नहीं है, बल्कि ये एक रीपर्चेज एग्रीमेंट है। देखो, रेपो एक रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर एक पार्टी अपनी सिक्योरिटीज को दूसरी पार्टी को सेल करती है इस एग्रीमेंट के ऊपर कि वो फ्यूचर डेट पर उनसे उन सिक्योरिटीज को वापस खरीद लेगी। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो मान के चलिए एक ए पर्सन है और यहाँ पर बी पर्सन है। ए पर्सन के पास यहाँ पर कुछ शेयर्स थे और इसको फंड्स की जरूरत पड़ गई, तो इसने क्या किया, बी को ये शेयर जो है वो बेच दिए, मान लो 10,000 रुपए के बेच दिए और एक कंडीशन रखी कि 6 महीनों के बाद फिर से ये सारे सिक्योरिटीज जो है जो ए है वो बी से वापस जो है वो खरीद लेगा। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसी को हम रेपो के नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मीनिंग भी देखोगे तो इसके अंदर सिक्योरिटी को सेल किया जाता है एक एग्रीमेंट के साथ कि फ्यूचर डेट पर जो है इसे प्री डिटरमाइंड प्राइस पे फिर से रीपरचेज जो है वो कर लिया जाएगा सेलर के द्वारा। अब इस एग्रीमेंट के अंदर सेलर को फंड्स मिलते हैं और बायर को सिक्योरिटी मिलती है एज अ कोलैटरल, ताकि अगर जो सेलर है वो डिफॉल्ट कर दे, ना खरीदे, तो वो उसको बेचकर अपना पैसा रिकवर कर पाए। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें रेपो ट्रांजेक्शन की, देखो सिक्योरिटीज अलाउड के अंदर आ जाती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लिस्टेड कोऑपरेटिव बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, डेट, ईटीपी यूनिट्स और लोकल अथॉरिटी सिक्योरिटी। यानी कि ये सारी सिक्योरिटीज के लिए हम रीपरचेज एग्रीमेंट जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद पार्टिसिपेंट एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर हमारी रेगुलेटेड एंटिटीज आ जाती है, लिस्टेड कॉर्पोरेट्स आ जाते हैं, अनलिस्टेड कॉस्ट विद स्पेशल सिक्योरिटीज, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर आरबीआई अप्रूव्ड एंटिटीज जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्री पार्ट ऑफ रेपो। देखो नॉर्मली जो है रेपो ट्रांजेक्शन के अंदर दो ही पार्टीज होती हैं, एक होता है सेलर और एक होता है हमारे यहाँ पर बायर। पर थ्री पार्टी रेपो के अंदर एक थर्ड पार्टी भी होती है जिसका काम होता है एजेंट का, यानी कि वो बेसिकली एजेंट के तौर पे काम करता है, जिसको हम ट्री पार्टी एजेंट के नाम से भी काम करते हैं और टू पार्टीज के बीच में ये इंटरमीडिएरी का काम जो है वो करता है। अब हमारा नेक्स्ट जो फाइनेंशियल मार्केट है वो है कैपिटल मार्केट। देखो कैपिटल मार्केट एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट होती है जहां पर लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी बैक सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है, जिनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो जनरली 1 साल से ज्यादा का होता है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स बोरो करना है तो कैपिटल मार्केट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो रहने वाली है। अब मेन इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो कैपिटल मार्केट के अंदर इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड, प्रेफरेंस ये जो है वो ट्रेड किए जाते हैं और हमारे देश के अंदर कैपिटल मार्केट का जो रेगुलेटर है वो है सेबी। ठीक है, अब देखो जो कैपिटल मार्केट होती है उसको फर्दर हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी मार्केट और एक होता है हमारा यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट ऐसी कैपिटल मार्केट होती है जहां पर न्यू सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है, न्यू शेयर्स या फिर बॉन्ड्स को इशू किया जाता है और ये जो सिक्योरिटीज है इनका पहली बार जो है वो ट्रेड किया जाता है। जैसे एग्जांपल के मान के चले एक एक्सवाइजेड कंपनी जो कि अभी अभी बनी है और इसको फंड रेजिंग करने के लिए उसने क्या किया, 10,000 शेयर्स जो है वो यहाँ पर इशू किए। तो ये जो शेयर्स हैं इससे पहले ट्रेड नहीं किए गए हैं, ये बिल्कुल यहाँ पर न्यू सिक्योरिटीज है। तो इन सिक्योरिटीज को जिस मार्केट में पहली बार इशू किया जाएगा उसी को हम प्राइमरी मार्केट जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी मार्केट के अंदर क्योंकि सिक्योरिटीज पहली बार इशू की जाती है तो जो ट्रेड होता है वो डायरेक्ट इन्वेस्टर और ओरिजिनल इशूअर के बीच में होता है। जैसे कि अगर एक्सवाइजेड कंपनी ने यहाँ पर 10,000 शेयर्स इशू किए और इसको एक ए पर्सन यहाँ पर बाय कर लिया, तो इसने मान के चलो इसकी वैल्यू कितनी 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए एक्सवाइजेड कंपनी को यहाँ पर पे जो है वो कर दिए। तो ये जो सेलिंग और बाइंग हुई है ये डायरेक्टली हमारी जो कंपनी है और इन्वेस्टर के बीच में जो है वो हुई है। और सिक्योरिटीज के जो प्राइसेस है उनको भी कंपनी फिक्स करती है कि हमारे सिक्योरिटीज के प्राइस है वो कितने रहने चाहिए। प्राइमरी मार्केट के अंदर हम बेसिकली दो तरीकों से शेयर्स को इशू करते हैं, एक होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, एक होता है फर्दर पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी नई नई बनी होती है और वो पहली बार कैपिटल मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज इशू करती है
तो वो बेसिकली इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का यूज करती है, यानी कि एक्सवाइजेड कंपनी ने यहाँ पर प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज को इश्यू किया और किसके थ्रू किया है, इनिशियल पब्लिक ऑफर का। उसके बाद फर्दर पब्लिक ऑफर क्या होता है, तो देखो जब एक इस्टेब्लिश कंपनी और फंड रेज करने के लिए एडिशनल सिक्योरिटीज इशू करती है पहली बार, तो वो फर्दर पब्लिक ऑफर का यूज करते हैं। जैसे एक्सवाइजेड कंपनी को फंड्स की और जरूरत पड़ गई है, तो उसने 10,000 शेयर्स और यहाँ पर मार्केट में इशू कर दिए हैं, तो ये जो सिक्योरिटीज होंगी ये प्राइमरी मार्केट में ही इशू किए जाएंगे, पर कंपनी यूज करेगी फर्दर पब्लिक ऑफर का। उसके बाद सिक्योर सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहां पर पुरानी सिक्योरिटीज का ट्रेड किया जाता है, यानी कि ऐसी सिक्योरिटी जो कि प्राइमरी मार्केट में इशू की जा चुकी है उसका जो है वो ट्रेड किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलिए ए ने एक्सवाइजेड कंपनी के 10,000 शेयर्स को जो है वो बाय किया था। अब इसे फंड्स की जरूरत पड़ गई तो इसने यहाँ पर एक बी पर्सन को इस शेयर्स को जो है वो सेल कर दिया। अब ये जो ट्रेडिंग की जा रही है वो यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो है वो की जा रही है, और ये जो सिक्योरिटीज है वो पहले से ही इशू की है। और यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट अंदर जो ट्रेड किया जाता है वो डायरेक्टली इन्वेस्टर के बीच में होता है, कंपनी का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होता है, क्योंकि देखो ये भी इन्वेस्टर है और ये भी इन्वेस्टर है, तो ये जहां ट्रेडिंग कर रहे हैं ये हमारा सेकेंडरी मार्केट जो है वो कहलाता है। और जो प्राइस होता है वो मार्केट फोर्सेस जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई क्या उसके बेस पर जो है वो डिटरमाइन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट डील्ड इन द मार्केट। तो यहाँ पर कौन कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट यहाँ पर डील किया जाता है, तो नॉर्मली देखो हमारा जो कैपिटल मार्केट है उसमें दो तरह की सिक्योरिटीज का ट्रेड किया जाता है। पहला होता है ऑनरशिप सिक्योरिटीज और दूसरा होता है डेट सिक्योरिटीज। ठीक है, ऑनरशिप सिक्योरिटीज ऐसी सिक्योरिटीज होती है जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप कंपनी के ऑनर बन जाते हो। जैसे एग्जांपल पे इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स जो होते हैं, इक्विटी शेयर्स जो होते हैं, जो इक्विटी शेयर्स को बाय करते हैं वो कंपनी के रियल ऑनर होते हैं और इनके पास वोटिंग राइट जो है वो होते हैं, जिससे वो कंपनी की फंक्शनिंग को कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। और इनको इन शेयर्स के ऊपर जो है वो डिविडेंड मिलता है, जो कि प्रॉफिट पे डिपेंड करता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट जो है वो कमाती है। ओके, अब प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, ये भी हमारे ऑनर होते हैं पर ये सेकेंडरी ऑनर होते हैं, इनका कंपनी पे इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। और इनको भी अपने शेयर्स के ऊपर जो है डिविडेंड मिलता है जो कि यहाँ पर फिक्स होता है। अगर मैं इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में डिफरेंस का बात करूं तो इक्विटी शेयर होल्डर उनके पास वोटिंग राइट्स है, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। अब इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स नहीं होता है, जितना प्रॉफिट कमाएगी कंपनी उतना उनको डिविडेंड मिलेगा, पर इसका जो डिविडेंड होता है वो पहले से ही फिक्स होता है। अब ये जो ऑनरशिप सिक्योरिटीज होती है वो डेट सिक्योरिटीज के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा रिस्की होती है, क्योंकि जो रिटर्न है वो डिपेंड करता है कि कंपनी प्रॉफिट कमाएगी या फिर नहीं कमाएगी। अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है तो आपको रिटर्न मिलेगी, डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। डेट सिक्योरिटीज ऐसी सिक्योरिटीज होती है जिनके ऊपर जिनकी हेल्प से कंपनी जो है वो लोन वगैरह लेती है, यानी कि आप डेट सिक्योरिटीज में अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप कंपनी के ओनर नहीं बनते बल्कि उनके क्रेडिटर बन जाते हो। नॉर्मली डेट सिक्योरिटीज के अंदर हमारे बॉन्ड्स और डिवेंचर जो है वो आ जाते हैं, जिनके ऊपर आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट जो है वो मिलता है। अब ये ओनरशिप सिक्योरिटीज के मामले में थोड़ा सा कम रिस्की होते हैं, क्योंकि आपको फिक्स है कि आपको इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या फिर ना कमाए। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में डिफरेंस क्या है। डेफिनेशन की बात करें तो कैपिटल मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज का ट्रेड किया जाता है जिनका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा होता है, और मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का ट्रेड किया जाता है। मेच्योरिटी की बात करें तो 1 ईयर मोर और इसका अप टू 1 ईयर। लिक्विडिटी की बात करें कंपैरेटिवली लोअर। देखो कैपिटल मार्केट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको आसानी से बेचना खरीदना नहीं पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसकी लिक्विडिटी कम होती है। पर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो है वो हाईली लिक्विडिटी होती है, आप उसको आसानी से कैश में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो कभी भी। रिस्क फैक्टर की बात करें तो कैपिटल मार्केट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाते हैं वो ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि वो उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स को इन्वेस्ट करते हो और लॉन्ग टर्म में जब मार्केट फ्लक्चुएशन आती है तो उससे आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मनी मार्केट में क्योंकि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो रिस्क जो है वो कम होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कैपिटल मार्केट के ऊपर आपको हाई रिटर्न मिलती है क्योंकि आप हाई रिस्क लेते हो, और मनी मार्केट के अंदर आपको कम रिटर्न जो है वो मिलती है। और एक और बेसिक सा डिफरेंस क्या है कि कैपिटल मार्केट के अंदर डेट और ऑनरशिप सिक्योरिटीज दोनों का ट्रेड किया जाता है, पर मनी मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेट सिक्योरिटीज का जो है वो ट्रेड किया जाता है। तो आई होप आपको इन दोनों कंपोनेंट में अच्छे तरीके से डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है फाइनेंशियल मार्केट वो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर करेंसीज का ट्रेड किया जाता है, यानी कि यहाँ पर करेंसीज को खरीदा और बेचा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने रुपीस को बेचकर डॉलर को खरीद लिया,
तो ये सारी ट्रांजेक्शन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में परफॉर्म की जाती है। अगर हम यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की, तो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो डिसेंट्रलाइज होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉरेक्स मार्केट जो है ग्लोबली यहाँ पर ऑपरेट करती है, इसका कोई सेंट्रल एक्सचेंज जो है वो नहीं होता है। हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहाँ पर ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद 24/7, ठीक है, 24 मतलब यहाँ पे 24 डे और 5 डेज अ वीक जो है वो अवेलेबल रहता है। वैसे ये कंट्रीज टू कंट्रीज यहाँ पर डिफर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर लिक्विडिटी। तो जो फॉरेक्स मार्केट होती है वो काफी ज्यादा लिक्विड होती है, यानी कि वहां पर हम बहुत जल्दी जो है करेंसीज को बाय और सेल जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद है करेंसी पेयर। तो देखो जो हमारी फॉरेक्स मार्केट है वहां पर करेंसीज का जो ट्रेड किया जाता है वो करेंसी पेयर के अंदर किया जाता है। करेंसी पेयर क्या होता है, तो देखो ये यहाँ पर दो दो यहाँ पर करेंसीज का कोटेशन होता है। जैसे एग्जांपल के हमारा यूएसडी आईएनआर इज इक्वल टू 81 रुपीज, ठीक है। तो इसको हम करेंसी पेयर कहते हैं, जिसके अंदर दो करेंसी शो की गई है, जिसमें एक करेंसी के इक्वल दूसरी करेंसी की वैल्यू कितनी है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे कि 1 USD इज इक्वल टू 81 रुपीज है, ये डिनोट कर रहा है ये वाला करेंसी पेयर। यानी कि अगर आपको 1 USD चाहिए तो आपको 81 रुपीज यहाँ पर पे करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद डिवर्स पार्टिसिपेशन। फॉरेक्स मार्केट के अंदर कई सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट्स, ठीक है, और इंडिविजुअल ट्रेडर्स भी होते हैं। उसके बाद है यहाँ पर स्पेकुलेशन एंड हेजिंग। तो देखो हम फॉरेक्स मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन के लिए भी पार्टिसिपेट करते हैं। स्पेकुलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, करेंसीज के जो प्राइसेस होते हैं उसमें जो चेंज आते हैं उससे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। हेजिंग के अंदर हम बेसिकली प्राइसेस में जो चेंज आते हैं उससे जो रिस्क अराइज होता है उसको जो है वो कम करना चाहते हैं। उसके बाद मार्केट ट्रांसपेरेंसी। हमारी जो फॉरेक्स मार्केट होती है वो काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है। जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो सभी इन पार्टिसिपेंट के पास जो है वो अवेलेबल होता है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मार्केट काफी ज्यादा डायनामिक है, क्योंकि यहाँ पर हर सेकंड करेंसी की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो पहली जो हमारी टाइप है वो है स्पॉट मार्केट। देखो स्पॉट मार्केट एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट होती है जहां पर हम इमीडिएट बेसिस पे जो है वो ट्रांजेक्शन को सेटल करते हैं, यानी कि आप इमीडिएटली बेसिस पे करेंसीज की सेल परचेज जो है वो कर रहे होते हैं। और नॉर्मली स्पॉट मार्केट के अंदर 2 दिनों के अंदर में जो है वो ट्रांजेक्शन सेटल हो जाते हैं। यानी कि आपने जब यहाँ पर ट्रेड को स्टार्ट किया था, यानी कि जब आपने एग्रीमेंट किया था उसके 2 दिन के अंदर में ही वो सेटल जो है वो हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो ए पर्सन है और यहाँ पर बी पर्सन है। तो ए पर्सन ने यहाँ पर एग्रीमेंट किया बी पर्सन के साथ कि मैं आपको 1000 USD जो है वो सेल करना है, ठीक है। और ये यहाँ पर इसको खरीदने के लिए भी तैयार है। तो ट्रेड मान के चलिए 5 तारीख को है, तो और 6 तारीख को ये सेटल हो गया। तो ये ट्रांजेक्शन किस मार्केट में सेटल हुई है, तो सपोर्ट मार्केट के अंदर सेटल हुई है। उसके बाद क्या है यहाँ पर फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट एक ऐसी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है जहां पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेड किया था। अब ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर हम करेंसीज का जो कॉन्ट्रैक्ट है, करेंसीज को बाय और सेल करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आज करते हैं, पर उनको परफॉर्म जो है हम एक फ्यूचर डेट पे करते हैं। इसको एक सिंपल सी एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पर समझाऊंगा। तो मान के चलिए ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि जो ए पर्सन है वो बी पर्सन को 1000 USD जो है 81 रुपीज के, मतलब 81 के रेट के ऊपर 6 महीनों के बाद जो है वो सेल करेगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में हुआ है ये हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अंदर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट तो आज के दिन कर रहे हैं पर उसको परफॉर्म हम एक फ्यूचर डेट पे करेंगे। यानी कि हम फ्यूचर डेट पे करेंसी को बाय और सेल करेंगे एक प्री डिटरमाइंड रेट के ऊपर। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहते हैं। और इनका यूज जनरली इसीलिए किया जाता है ताकि करेंसीज में जो फ्लक्चुएशन आती है, उनके प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशन आती है, उससे जो रिस्क अराइज होता है उसको हम मैनेज कर पाए। उसके बाद फ्यूचर मार्केट। देखो फ्यूचर मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहां पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं करेंसीज के उनको ट्रेड किया जाता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के जैसे ही होते हैं, यानी कि इसके अंदर भी एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि वो उसे फ्यूचर डेट पर करेंसीज को सेल या फिर परचेज करेगी प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। बट डिफरेंस क्या होता है कि जो फ्यूचर मार्केट होते हैं, मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो स्टैंडर्डाइज होते हैं और इनको एक्सचेंज के ऊपर ही परफॉर्म जो है वो किया जाता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि दो पार्टी आपस में बैठकर टर्म एंड कंडीशन जो है वो फिक्स कर सकती है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उन्हें किसी एक्सचेंज में जाने की जरूरत भी नहीं होती। नेक्स्ट होता है हमारा ऑप्शन मार्केट। ऑप्शन मार्केट क्या होता है, तो यहां पर भी देखो ऑप्शन मार्केट के अंदर भी हम कॉन्ट्रैक्ट तो आज करते हैं पर उसको परफॉर्म हम एक फ्यूचर डेट पे करते हैं, ठीक है।
ऑप्शन मार्केट के अंदर जो हमारा पार्टिसिपेंट्स होते हैं, यानी कि जिन्होंने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया होता है, उनके पास एक राइट होता है, एक सिर्फ यहाँ पर राइट होता है कि वो यहाँ पर करेंसी को प्रीडिटरमाइंड रेट पर एक स्पेसिफिक डेट यानी कि फ्यूचर डेट पर बाय और सेल जो है वो कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, ये सिर्फ राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए और बी पर्सन है, ए ने बी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको 6 महीनों के बाद $1000 जो है 81 रुपीज पे जो है वो सेल करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बायर है जिसने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया, तो इसके पास राइट है। ठीक है, इसके पास राइट है कि वो 6 महीनों के अंदर में, मतलब 6 महीने, मतलब 6 महीने में जो भी टाइम पीरियड फिक्स किया हो, ठीक है, तो 81 के रुपीज पे बी को यहाँ पर यूएसडी डॉलर जो है वो सेल करेगा। पर इसके पास सिर्फ राइट है, अगर ये चाहे तो इसे मना भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए जो रेट है वो बढ़कर 85 हो चुका है, तो इस केस में अगर वो 81 पे बेचेगा तो इसको लॉस हो जाएगा, तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है। और यही डिफरेंस होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मार्केट और हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। देखो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी ऑब्लिगेशन होती है, वो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। पर ऑप्शन मार्केट के अंदर आपके पास राइट होता है कि आप कर सकते हो, पर ऑब्लिगेशन नहीं होती है। नेक्स्ट, अगर हम फंक्शंस की बात करें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, फंक्शंस क्या क्या होते हैं। पहला है फैसिलिटेट करेंसी कन्वर्जन। करेंसी कन्वर्जन को फैसिलिटेट करते हैं कि हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर पाते हैं, जिससे फॉरेन ट्रेड को सपोर्ट किया जाता है। देखो, आज के टाइम में हर कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं, जैसे कि इंडिया यूएसए के साथ ट्रेड करते हैं, यूएसए इंडिया के साथ ट्रेड करती है, तो वहां पर हमें उनकी करेंसी की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर आप यूएसए के साथ ट्रेड करें तो आपके पास डॉलर होना चाहिए, और यूएसए इंडिया के साथ ट्रेड करा तो उनके पास आईएनआर यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, तो करेंसी कन्वर्जन करके इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करता है। उसके बाद डिटरमाइन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट को भी डिटरमाइन करता है। एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जिसके ऊपर हम एक करेंसी को दूसरे करेंसी के साथ जो है वो एक्सचेंज करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिया था ना, यूएसटी आईएनआर इजिकल टू 81 रुपीज, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर एक्सचेंज रेट है। और ये डिटरमाइन करता है कि एक करेंसी के इक्वल दूसरी करेंसी की वैल्यू कितनी है। उसके बाद हैजिंग अगेंस्ट करेंसी रिस्क, तो करेंसी रिस्क जो है उसको हैज करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि करेंसी के प्राइसेस में चेंज काफी ज्यादा आते रहते हैं, तो उस फ्लक्चुएशन से हमें लॉस ना हो फ्यूचर में, इसलिए हम हैजिंग कर सकते हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट रिजर्व मैनेजमेंट, तो हमें भी जो गवर्नमेंट है उसे भी अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करने की जरूरत होती है, तो इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। नेक्स्ट बात करते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पहला है कमर्शियल बैंक्स एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। देखो, कमर्शियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक बेसिकली एक एजेंट के तौर पे काम करते हैं। हालांकि वो खुद भी अपने लिए भी करेंसीज का ट्रेड करते हैं, पर नॉर्मली वो क्लाइंट्स के लिए जो है फॉरेन एक्सचेंज का काम जो है वो करते हैं, यानी कि वो करेंसी की सेल परचेज जो वो करते हैं और अपना कमीशन जो है वो कमाते हैं। सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपनी करेंसी की जो वैल्यू है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वो स्टेबल रख सके, जिसके लिए वो एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करता है, फॉरेन रिजर्व को अपने पास मेंटेन करके रखता है, ताकि उनकी जो करेंसी की वैल्यू है वो डिक्रीज ना हो। उसके बाद है सॉवरेन फंड। सॉवरेन फंड्स बेसिकली गवर्नमेंट ओन्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है फॉरेन करेंसीज में उसको जो है वो मैनेज करते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल जो है, जिनको हम रिटेल ट्रेडर्स भी कहते हैं, वो फॉरेक्स मार्केट के अंदर ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए पार्टिसिपेट करते हैं। और उनका जो पर्पज होता है वो होता है स्पेकुलेटिव पर्पज, यानी कि वो प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशन आते हैं उसका बेनिफिट उठाकर प्रॉफिट जो है वो कमाना चाहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिक्स इनकम मार्केट। फिक्स इनकम मार्केट क्या होती है। देखो, फिक्स इनकम मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहां पर डेट सिक्योरिटीज का ट्रेड किया जाता है, और इसीलिए हम इसको फिक्स इनकम मार्केट कहते हैं, क्योंकि देखो डेट सिक्योरिटीज के ऊपर आपको जो रिटर्न मिलती है वो फिक्स होती है, आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट जो है वो पे किया जाता है। और इसीलिए फिक्स इनकम मार्केट का हम डेट मार्केट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं मनी मार्केट और फिक्स इनकम मार्केट में डिफरेंस क्या है। तो देखो, मनी मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड किया जाता है, पर फिक्स इनकम मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो है वो ट्रेड किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन सी सिक्योरिटीज है। पहले हमारे सिक्योरिटीज आती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर इशू करती है, ताकि वो कैपिटल रेस कर सके और उसको वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सके। ठीक है, इनको इशू करने का पर्पस होता है कि जो फिजिकल डेफिसिट है उसको फाइनेंस किया जा सके, और जो टेम्पररी कैश मिसमैचेस है गवर्नमेंट के उसे भी मैनेज किया जा सके। जब हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो इसमें हमारे स्टेट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की सिक्योरिटीज इंक्लूडेड होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। पहली आती है कैश मैनेजमेंट बिल। ठीक है, तो इसके बाद में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। कैश मैनेजमेंट बिल को यूज किया जाता है जो कैश फ्लो में, गवर्नमेंट की कैश फ्लो में जो टेम्पररी मिसमैच आता है
उसे मैनेज करने के लिए। और ये इंस्ट्रूमेंट कौन इशू करता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। उसके बाद है डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स चाहिए होता है तो वो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर सकती है, क्योंकि नॉर्मली ये जो सिक्योरिटीज होती है उनको 5 से लेकर 40 साल के लिए जो है वो इशू किया जाता है। और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स भी हो सकता है या फिर फ्लोटिंग भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन। देखो स्टेट डेवलपमेंट लोन जो है वो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इशू करते हैं ताकि वो अपने फिजिकल डेफिसिट को जो है वो मैनेज कर सके, और ये जनरली 10 सालों के लिए इशू जो है वो किए जाते हैं। उसके बाद है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जो कि इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट का जो लॉस होता है, हमारे पैसे का जो लॉस होता है, उसको कम करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हम इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जो है वो यूज करते हैं। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का जो प्राइस होता है वो बेसिकली इन्फ्लेशन के साथ लिंक्ड होता है, यानी कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है हमारे जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड की जो वैल्यू होती है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होती जाती है। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए आपने 10,000 रुपए के इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड यहाँ पर परचेज किए हैं, ठीक है, और इन्फ्लेशन का जो रेट है वो कितना है? 5% है। 1 साल बाद आपको इसके ऊपर जो है इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो पहले हम क्या करेंगे, आपका जो ये प्रिंसिपल अमाउंट था जो आपने इन्वेस्ट किया था इसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करेंगे, यानी कि 5% से इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि 5% से इन्फ्लेशन भी इंक्रीज जो है वो हो रही है। तो 10,000 का 5% हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10,000, तो ये जगह 500, ठीक है, 10,500। तो हम पहले क्या करेंगे, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेंगे, आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी उसको इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके 10,500 बनाएंगे, और इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाएगा। मान के चलिए अगर 10% इंटरेस्ट है तो आपको 1,050 रुपए यहाँ पे जो मिल जाएंगे, जिससे इन्फ्लेशन की वजह से जो आपके एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही थी वो यहाँ पर नहीं हो रही होगी। क्योंकि नॉर्मली अगर आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हो, मान के चलो आपने 10,000 रुपए यहाँ पर डिपॉजिट करवाए हैं और इन्फ्लेशन रेट है 10% और आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 5%, ठीक है, तो आपको 1 साल 5% यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिला, तो वो कितना मिला हमारे यहाँ पर? 500 रुपए। 500 रुपए पर इन्फ्लेशन कितना है? 10%, यानी कि आपके एसेट की वैल्यू 1,000 रुपए से कम हो गई, तो यहाँ पर तो आपको नुकसान हो गया। तो इस चीज को कम करने के लिए इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का यूज जो है वो किया था, और इसको पहली बार 1997 में इशू जो है वो किया गया था। तो इसमें इसके अंदर हम आपके जो इंडेक्स इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है उसको इन्फ्लेशन के हिसाब से पहले एडजस्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको जो है वो मिलेगा, ताकि आपको किसी भी तरह का लॉस जो है वो ना हो सके। उसके बाद है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यहाँ पर क्या होता है? देखो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेसिकली गोल्ड का सब्स्टिट्यूट होता है। जैसे आप यहाँ पर अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, तो वो काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड के प्राइसेस ऑफ फ्यूचर में बढ़ने ही वाले, ठीक है। अब देखो जब आप सारा बहुत ज्यादा जब लोग यहाँ पर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं तो गोल्ड की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। तो इस चीज को देखते हुए हमारे गवर्नमेंट ने जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को इशू किया, जो कि गोल्ड के जैसे ही काम करेगा, यानी कि अगर आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो एक तरीके से आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का प्राइस जो है वो गोल्ड के प्राइस के साथ जो है वो लिंक्ड होता है, और इसको गोल्ड के ग्राम्स में ही डिनोमिनेट जो है वो किया जाता है। जैसे आप जब गोल्ड खरीदते तो ग्राम से खरीदते हो, जैसे कि आपने 10 ग्राम यहाँ पर गोल्ड खरीद लिया तो आप 10 ग्राम के इक्वल यहाँ पर सॉवरेन बॉन्ड जो है वो खरीद सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 ग्राम गोल्ड का जो प्राइस है वो गवर्नमेंट को कैश में पे करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आपको 10 ग्राम के सॉवरेन गोल्ड जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज हो गए इसका भी प्राइस इंक्रीज होगा। जैसे अभी 10 ग्राम आपने यहाँ पर 10,000 रुपए में खरीदा है, और 5 साल के बाद 10 ग्राम गोल्ड के प्राइसेस जो है वो 20,000 रुपए हो गए, तो आपकी सॉवरेन गोल्ड की जो प्राइसेस है वो भी 20,000 रुपए हो गए, यानी कि जब आप 5 साल बाद अपने सॉवरेन गोल्ड बैंक को सेल करोगे तो आपको टोटल 20,000 रुपए मिलेंगे, जो कि सेम है जब आप गोल्ड को सेल जो है वो करते हो। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड परचेस करोगे तो आपको कैश में जो है इश्यू प्राइस पे करना है, और आपको पैसा भी कैश में मिलेगा, आपको सोना नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। क्या है हमारे यहाँ पर? कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। तो हमारे जो फिक्स इनकम मार्केट है इसके अंदर जो कंपनीज है वो भी यहाँ पर बॉन्ड जो है वो इशू करती है, मतलब कि वो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं ताकि वो फंड रेजिंग जो है वो कर पाए। अगर हम बॉन्ड की बात करें, फंड बॉन्ड क्या है? तो बॉन्ड एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करके जो कंपनीज है यानी कि जो इशुअर है वो यहाँ पर फंड रेज करते हैं, बदले में उन्हें एक इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है हमारे इन्वेस्टर को, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है वो फिक्स टाइम पीरियड के लिए इशू किया जाता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पर समझाना चाहूंगा।
तो मान के चलिए यहाँ पर एक एक्सवाइजेड कंपनी है, इसको फंड्स चाहिए, तो इसने यहाँ पर क्या किया, 10,000 के बॉन्ड जो है वो इशू कर दिए। अब यहाँ पर एक बायर था, एक यहाँ पर बायर था, इन्वेस्टर था, मान के चलिए इन्वेस्टर था, और उसने इस बॉन्ड को जो है वो परचेज कर लिया और 10,000 पे कंपनी को जो है वो दे दिया। तो कंपनी ने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसके अंदर इस इन्वेस्टर का नेम लिखा, जो बॉन्ड की वैल्यू, फेस वैल्यू वो लिखा, जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर लिखा जो पे करना है इन्वेस्टर को, और इसका मेच्योरिटी पीरियड 5 साल ये भी यहाँ पर जो है वो लिख दिया। अब ये डॉक्यूमेंट जो है वो बायर को दे दिया, तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसी को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, बॉन्ड कहेंगे, क्योंकि इसने इसकी हेल्प से जो है 10,000 रुपए फंड रेज कर लिए। अब उसको जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो पे करना पड़ेगा, और ये 5 सालों के लिए जो है वो इशू किया गया, यानी कि 5 साल के बाद कंपनी को सारा पैसा जो है वो इन्वेस्टर को वापस जो है वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टर्म एसोसिएटेड विद बॉन्ड्स, यहाँ पर बॉन्ड्स के साथ कौन कौन से यहाँ पर टर्म्स जो है वो रिलेटेड है। पहला देखो क्या है यहाँ पर, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, तो देखो हमारे बॉन्ड की जो एमआरपी होती है वो हमारा फेस वैल्यू हो गया। कूपन रेट क्या होता है, तो जो भी इंटरेस्ट रेट आपको बॉन्ड के ऊपर पे किया जाता है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पर कूपन रेट होता है। मेच्योरिटी क्या होता है, जो मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए बॉन्ड इशू किया गया, जैसे 5 सालों के लिए इशू किया गया है, तो जैसे ही 5 साल हो जाएंगे तो हमारा बॉन्ड मेच्योर हो जाएगा। रिडम्पशन वैल्यू क्या होती है, तो मेच्योरिटी के वक्त जो वैल्यू पे की जाती है इन्वेस्टर को उसे हम रिडम्पशन वैल्यू कहते हैं। जैसे अगर 10,000 रुपए थे तो कंपनी यहाँ पर 10,000 रुपए 5 साल के बाद इन्वेस्टर को पे करेगी, तो ये रिडम्पशन वैल्यू हो जाएगी। मार्केट वैल्यू क्या है, तो बॉन्ड का जो मार्केट प्राइस है, यानी कि एक मार्केट में जिस प्राइस पे ट्रेड किया जा रहा है बॉन्ड का, उसी को हम यहाँ पर मार्केट वैल्यू जो है वो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड्स के यहाँ पर कौन कौन सी टाइप्स हैं। पहला देखो हमारा क्या है, फिक्स रेट बॉन्ड, दूसरा है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, तीसरा है जीरो कूपन बॉन्ड, बेयरर बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड और कॉलेबल बॉन्ड। तो इसका एक एक करके मतलब समझते हैं। फिक्स रेट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स होता है, यानी कि आपको अंटायर अंटायर जो टाइम पीरियड जिसके लिए बॉन्ड इशू किया गया, जैसे 5 सालों के लिए इशू किया गया, तो आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट ही यहाँ पर मिलेगा। जैसे 10% फिक्स किया गया तो आपको हर साल 10% ही मिलेगा। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आते हैं उसकी वजह से चेंज होता रहता है। और नॉर्मली ये जो फ्लोटिंग रेट होते हैं ये किसी बेंचमार्क रेट के साथ जो है वो लिंक्ड होते हैं, जैसे कि माइबोर हो गया या फिर लाइबोर हो गया, और उसमें जब चेंज आता है तो हमारे जो एक्चुअल रेट है, इंटरेस्ट रेट जो बॉन्ड पे पे किया जा रहा है उसमें भी चेंज आ जाता है। जैसे अगर आपका जो बेंचमार्क रेट है वो 10% है, 2% का कंपनी अपना रिस्क प्रीमियम ऐड कर रही है, तो आपका जो फ्लोटिंग रेट होगा 12% होगा। अरे बेंचमार्क रेट कम हो गया, 5% होगा, 2% आपका रिस्क प्रीमियम, तो आपका इंटरेस्ट रेट कितना जाएगा यहाँ पर, 7% हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा ये बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो काम करता है। उसके बाद है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है। अब आप कहोगे कि हम फिर इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करें, तो देखो जीरो कूपन बॉन्ड बहुत ज्यादा डिस्काउंट वैल्यू पे जो है वो इशू किए जाते हैं। जैसे अगर 100 रुपए का बॉन्ड है तो वो आपको 80 रुपए में मिल जाएगा, 70 रुपए में मिल जाएगा। और जब ये रिडीम किए जाते हैं तो ये पार वैल्यू पे यानी कि फेस वैल्यू पे रिडीम किए जाते हैं। जैसे अगर आप 100 रुपए की यहाँ पर बॉन्ड था, आपने 80 का खरीदा, तो आपको जब कंपनी पैसे वापस करेगी तो वो 100 रुपए ही करेगी, 20 रुपए का आपका प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा। उसके बाद है बेरर बॉन्ड। बेरर बॉन्ड क्या होता है, तो देखो ऐसा बॉन्ड जिसके ऊपर होल्डर का नाम नहीं लिखा होता, बल्कि ये बॉन्ड जिसके भी हाथ में होता है वही इसका होल्डर जो है वो बन जाता है, और कंपनी उसी को इंटरेस्ट जो है वो पे कर देती है। उसके बाद है पुटेबल बॉन्ड। पुटेबल बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिसके अंदर जो इन्वेस्टर है उसके पास एक राइट होता है कि वो मेच्योरिटी से पहले बॉन्ड को जो है वो सेल कर सकता है कंपनी के पास। जैसे ए ने एक बॉन्ड खरीदा एक्सवाइजेड कंपनी से और मेच्योरिटी पीरियड था 5 साल, पर इसने क्या किया, 3 साल के अंदर में ही बॉन्ड को सेल करके अपना पैसा वापस मांग लिया, तो ये हमारा पुटेबल बॉन्ड है। उसके बाद कॉलेबल बॉन्ड। कॉलेबल बॉन्ड के अंदर जो इन्वेस्टर है उसके पास राइट होता है, सॉरी, हमारे जो ईश्वर है, हमारा जो ईश्वर है उसके पास राइट होता है कि वो मेच्योरिटी से पहले अपने बॉन्ड जो है वो रिडीम कर सकता है, यानी कि अपने बॉन्ड वापस ले सकता है और पैसे वापस जो है इन्वेस्टर के कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इंश्योरेंस मार्केट की। क्या है हमारे यहाँ पर इंश्योरेंस मार्केट। तो इंश्योरेंस मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर इंश्योरेंस प्रोडक्ट का सेल और परचेज जो है वो करती है, यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो इंडिविजुअल और बिजनेस को इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वो सेल करती है। हमारे देश के अंदर जो इंश्योरेंस मार्केट है उसको रेगुलेट करने का काम जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो करती है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर इंश्योरेंस की बात करें, अगर हम यहाँ पर इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस मेनली यहाँ पर दो तरीके के होते हैं, एक हमारे लाइफ इंश्योरेंस होते हैं और एक हमारे जनरल इंश्योरेंस होते हैं। ठीक है,
लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हम किसी पर्सन की लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हैं, जैसे कि एक पर्सन ए ने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा लिया है ताकि अगर इसकी डेथ हो जाए तो इसकी फैमिली को एक लमसम अमाउंट मिल जाए, ठीक है, ताकि उनको फाइनेंशियल डिफिकल्टी ना हो। और जनरल इंश्योरेंस क्या होते हैं, कोई भी ऐसा इंश्योरेंस जो कि लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, जैसे कि कार इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ये हमारे जो है जनरल इंश्योरेंस के अंदर जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फाइनेंशियल मार्केट के जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है उसको जो है डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर लिया, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर मैं आज के टॉपिक को यहाँ पर कंक्लूड करूँ तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स का ट्रेड किया जाता है। इसके कई सारे यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड किया जाता है जिनका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम का होता है। कैपिटल मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहां पर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड किया है जिसके अंदर डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दोनों ही आ जाते हैं। फिक्स इनकम मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उनका ट्रेड किया जाता है। फॉरेन शेयर मार्केट के अंदर करेंसीज का ट्रेड किया जाता है और इंश्योरेंस मार्केट के अंदर इंश्योरेंस पॉलिसीज का ट्रेड जो है वो किया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिस्टमेटिक वे में आईएफएस पेपर की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट से प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। और अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज इजीली एक्सेसिबल है। आपको हमारे ऐप जो है वो दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों जगह पे मिल जाएंगे। वहां पर आपको जाकर टाइप करना है लर्निंग सेशन IIBF एग्जाम, और वहां पर आप इन ऐप के थ्रू हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा समर 2024। तो इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारे यहाँ पर टॉपिक है वो बेसिकली यहाँ पर ओवर हो चुका है। तो हमने फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट हो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारी आईएफएस और एएफएम की लाइव क्लासेस जो है वो हमारी यूट्यूब चैनल पे कंडक्ट की जाती है, जहां पर हम एएफ और आईएफएस के जो केस स्टडीज हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको डिटेल में डिस्कस जो है वो करते हैं। तो अगर आप एएफएम और आईएफएस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस को जरूर ज्वाइन करना है। और अगर अभी तक आपने कोई क्लास ज्वाइन नहीं की है तो उसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ताकि आप उन क्लासेस को जरूर यहाँ पर गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, अदरवाइज हम सेशन को यहाँ पर ओवर जो है वो कर देंगे। तो फटाफट से यहाँ पर बता दें कि आपको यहाँ तक क्लियर, ऑल इज क्लियर। ओके, तो यहाँ पर हम सेशन को जो है वो ओवर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।